नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार झारखंड। चलिए आज आपके समक्ष है हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने चेहरा। बेगूसराय के ये जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, अपना किस्मत भी लोकसभा में आजमा चुके हैं। और जहां तक बात है बेगूसराय लोकसभा सीट के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि अपना किस्मत आजमाए, जितने भी उम्मीदवार थे, चाहे वो जीते हैं या हारे हैं, उनमें से ना जीतने वाले क्षेत्र में कभी दिखते हैं, ना हारने वाले कभी दिखते हैं। सीधे तौर पर कह लें, एक नंबर गिरिराज सिंह जो जीते हैं, शायद कभी गलती से वो जुगनू की तरह कभी दिख जाते हैं। दूसरे नंबर कन्हैया कुमार गलती से भी क्षेत्र में कभी दिखे ही नहीं। और तीसरे चौथे की तो फिर कोई बात ही नहीं है, विजेता और उपविजेता की बात की है। लेकिन आपको ये जान के बड़ी हैरत होगी कि हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार जो अपना पूरा जिंदगी समाज सेवा में बिता दिया, अभी तक का अपना पूरा उम्र समाज सेवा में समाज को अर्पित कर दिए। ज्यादा विशेष ना बोलते हुए बस इतना आपको बताना चाहूंगा, चुनाव हारने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का वो मंत्र ये अपने दिमाग में बैठा लिए हैं, या तो आदमी जीतता है नहीं तो सीखता है। वो सीखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच अमर भैया लगातार, अभी चाहे कोरोना काल हो या अभी उससे कोरोना से पहले बाढ़ का टाइम हो या अभी फिर से जो बाढ़ आई, दोनों बाढ़ में, कोरोना में या अन्य बेगूसराय की जनता जब भी परिस्थिति में रही, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो बंदुआर का, उसमें भी आप देखें बढ़ चढ़ के अमर भैया सामने आए। जहां भी सामाजिक समस्या हो या धार्मिक समस्या हो या कुछ भी कोई भी मुद्दा हो तो अमर भैया वो फ्रंट लाइन से आगे खड़े होते हैं। या यूं कह लें, हारने के बाद भी अमर भैया ही बेगूसराय के सांसद के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए तो समय ना गंवाते हुए अमर भैया से इनकी बात जानते हैं। नमस्कार, सबसे पहले तूफान एक्सप्रेस का दिल से धन्यवाद जो हम जैसे लोगों को चुना और माइक पे लाया। अमर भैया, आपसे सीधे तौर पे पूछना चाहेंगे, पहले तो शुरू करते हैं, आप लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, तो पहले राष्ट्रीय लेवल की बात करते हैं। आपका ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हर चीज का, उस पर आप देखिए, निजीकरण जब कांग्रेस कर रही थी तो भाजपा ने विरोध किया था। हम लोगों ने सुना था, क्योंकि मैं उस समय बहुत बच्चा था और मैंने सुना था। लेकिन अब भाजपा खुद कर रही, तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छाई भी है उसमें, क्योंकि उसमें लोगों को दिक्कत यहाँ पे आ रही है क्योंकि उन्हें काम करना पड़ेगा। तो इस वजह से काम करने से हर व्यक्ति हिचकते हैं, इस वजह से उन्हें निजीकरण से परेशानी है। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा का भी निजीकरण हो जाना चाहिए, ताकि मतलब हमारे युवा पीढ़ी या हमारे बच्चे या हमारे देश के भविष्य जो भी हैं वो कुछ अच्छा कर पाएंगे। अभी वर्तमान स्थिति में गवर्नमेंट स्कूल की आप हालत देख चुके हैं। सिर्फ वहाँ पे बच्चे खिचड़ी खाने, अंडा खाने या मतलब जो कपड़े लेने, पोशाक लेने ही जाते हैं। और वहाँ के शिक्षक की तो स्थिति यह है, 60% शिक्षक ऐसी है, आप मेरे साथ चलें और मैं आपको दिखाऊंगा, जिन्हें सिर्फ आवेदन लिखना भी नहीं आता है, उनके हाथों में हमारे देश की भविष्य है। ठीक है, तो हम निजीकरण से संतुष्ट हैं और पूर्णतया संतुष्ट हैं। महाशय, लेकिन एक बात आती है, जब हमारा तबीयत खराब होता है, हमारे हाथ में मान लेते हैं घाव हो जाती है, तो हम कोशिश करते हैं उसका इलाज हो, ना कि हम उंगली को काट के या हाथ को काट के अलग कर देते हैं। तो इस आधार पे निजीकरण तो कहीं ना कहीं एक जो सरकारी व्यवस्था में घाव की तरफ आ रही थी, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही सवाल किया। जो हमारे हाथ में जब घाव होती है तो उस घाव का हम इलाज करते हैं, ना कि हाथ काट के फेंकते हैं। एकदम सटीक, एकदम बेहतरीन आपने सवाल किया। मैं इसका एक छोटा सा और सिंपल सा मैं जवाब दे देना चाहता हूँ। ठीक है, हम घाव का इलाज करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति या वर्तमान पूरा सिस्टम मतलब इतना करप्ट हो चुका है, वर्तमान इतनी मतलब चाहे वो शिक्षा व्यवस्था ले लें हम, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था ले लें, इतनी करप्ट हो गई है, इतने लापरवाह हो गए हैं, इतने मूर्ख वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कि अब संभव नहीं है उसको मतलब जो है इलाज कराना, अब संभव है हाथ काटना। सामने बीपीसीएल वो कंपनी तो शुरू से अभी तक लगातार फायदे में जा रही थी, प्रॉफिट में ही जा रही थी। सरकारी सेक्टर है,
बहुत से एम्प्लॉय वहाँ पे सरकारी काम कर रहे हैं, फिर उसका निजीकरण करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, कुछ बातें तो गलत हो रही है, लेकिन उसके आड़ में कुछ सही भी हो रही है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है इस सब मुद्दाओं पे अभी हम लोग वर्तमान में कोई चर्चा करें, क्योंकि देश की जो वर्तमान स्थिति है या देश की जो वर्तमान परिस्थिति है, ठीक है, उसमें ये सारे मुद्दे नहीं आने चाहिए। पूरे देश को एकजुट होकर के मतलब सपोर्ट करने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या मतलब जो चाहे जो भी हो उसके समर्थन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। भैया, आपका जो राजनीतिक पार्टी है जिसमें आप चुनाव लड़े, आपका ऐसे चुनाव आप स्वतंत्र रूप से लड़े हैं, लेकिन समर्थित कैंडिडेट थे जिस राजनीतिक पार्टी का, वो एक धार्मिक संगठन को प्रमोट करती है, या कह लें धार्मिक संगठन ही है एक ढंग से। तो इसलिए आपसे हम पूछना चाहेंगे, अभी बिहार चुनाव आने वाला है और बिहार में हिंदुओं का स्थिति क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, अखिल भारत हिंदू महासभा देश की सबसे पहली राजनीतिक रजिस्टर्ड पार्टी है और वह सिर्फ हिंदू या हिंदुत्व की बात करती है। देश में आज भी जितने भी लीगल मुद्दाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो, धार्मिक हो, मंदिर हो, मस्जिद की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि देश में जितने भी बात हो, ठीक है, उसमें सारे मतलब अखिल भारत हिंदू महासभा का एक अहम भूमिका रहा है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, मथुरा काशी पे भी हम लोग TIL कर चुके हैं, हम लोग सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग हिंदू या हिंदुत्व की बात करते हैं। हम जब चुनाव लड़े थे तो हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा लगभग गांधी वध के बाद कई बार बैन रह चुकी है और अभी भी हमारा सिंबल फ्रीज हुआ है। अभी बैन हटी है, अभी मेरा बैन हटा है, तो अब सिंबल आ गया है लगभग, ठीक है। तो अब जाकर के सिंबल आएगा और जितने भी प्रतिनिधि विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे या जितने भी प्रतिनिधि हमारे मतलब विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे, वो सारे सिंबॉलिक होंगे और सिंबल लेके उतरेंगे। बिहार में कितने सीट पे भी आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं? बिहार में लगभग 200 सीटों की हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है और वर्तमान में तैयारी चल भी रही है। तो जितनी भी सीट पे तैयारी हमारी पूर्ण होगी, मैं उतने सीट पे चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लगभग 200 सीट तय। अब बात आती है, चलिए राष्ट्रीय स्तर से हम नीचे आते हैं राज्य स्तर पे। तो राज्य स्तर में बिहार चुनाव है, यहाँ पे अभी एक हंगामा हो रहा है, कहीं न कहीं विरोध भी हो रहा है। जो ये जो नियोजित शिक्षक हैं या नियोजित स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो लोग नियमित करने की मांग कर रहे हैं। आपकी अगर सरकार आती है तो उस पर आपका क्या ये रहेगा? मैं सरकार को भी एक सुझाव देना चाहता हूं और मतलब जैसे यदि हमारी सरकार बनती है या हमारी सरकार मतलब जैसे चुनाव में मतलब जीतती है, तो या हमारी सरकार आती है, तो मैं उस पर एक पुनः एक इंटरव्यू, एक एग्जाम के रूप में मतलब जो है सो मैं उसको लेना चाहता था और लेना सरकार भी यदि ले सकती है, और जो उसमें मतलब जो है परिपक्वता से परिपूर्ण होंगे वो उनको मतलब दिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी दो बातें सामने आती है, एक आप निजीकरण का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नियोजित करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तो एक दूसरे को बैकअप कर रही है। देखिए, जो एम्प्लॉय है, निजीकरण वो अपना काम किया है तो उनका लाभ मिलना चाहिए। तो ठीक है, मैं उन पे कह रहा हूँ जो क्षेत्रीय मुद्दा पे। प्रमुख मुद्दा है बेगूसराय में कांवर झील, जिसपे कोई बात नहीं कर रही है। धर्म से अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि धर्म से पेयजल का झील के कगार पे है, कहीं ना कहीं अब खत्म। चाहे किसी हो तो वहाँ की मछलियां पूरे भारत में एक समय में एक्सपोर्ट होती थी, निर्यात होती थी, तो उसके और मैं पहले भी बता चुका हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा जितने भी मतलब लीगल मुद्दाएं हैं सब पे मतलब जो है सो फाइट कर रही है और करेगी भी।
तो जयमंगलागढ़ का मेरा मेन मुद्दा है, मैं चुनाव लड़ूं हारूं जीतूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारी धरोहर है। मैं उसको बचाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा, उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। जैसे भी हो मैं उसको पुनः मतलब जो है एक सौंदर्यीकरण या मतलब एक सुंदर जैसा था वैसा बनाने का प्रयास करूंगा, और इसके लिए मैं संघर्ष कर भी रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। चलिए यहाँ से भी अब बेगूसराय सदर की बात करते हैं। तो सदर में सबसे बड़ा क्षेत्र पड़ता है बेगूसराय नगर निगम, जो कि विकास से बिल्कुल उपेक्षित है। यहाँ से तो बिहार में इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में इसको कहते हैं, सबसे ज्यादा पूंजी है। इसके बाद भी यहाँ पे अभी आधे से ज्यादा नगर निगम क्षेत्र में अभी सड़क नहीं है। जहाँ सड़क है वहाँ नाले नहीं है, नाले हैं तो ढक्कन नहीं है, और अगर जल निकासी सही से नहीं हो पा रहा है क्योंकि सही से बना हुआ नहीं है, वहाँ पानी लग रहा है। लेकिन वहाँ का लोग तो सही ढंग से पैसे भी दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। नगर निगम का कर इतना बढ़ गया है, तो इस पे आप नगर निगम, इसमें मैं कहीं से कोई दोषी नहीं मान सकता हूँ। नगर निगम के वार्ड पार्षद जो भी 45 वार्ड पार्षद हैं वो मतलब कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, उसमें कुछ कर्तव्यनिष्ठ भी हैं जो कि काम भी कर रहे हैं सुचारू रूप से। और यहाँ की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जिस हिसाब से मतलब जो नगर निगम फैला है या जिस हिसाब से मतलब नाला सड़क, तो पूरे शहर की मैं बात कर रहा हूँ या पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे पूरे जल निकासी के कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है। और 200 लीटर पर डे पानी की खपत, तो वो जाएगा कहीं। तो सबसे पहले तो मैं मतलब नगर निगम प्रशासन से या बुडको से या मैं बिहार सरकार से सिर्फ एक ही मांग करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब जल निकासी की कोई व्यवस्था की जाए और तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा ऐसे संभव नहीं हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अमर भैया, एक और प्रश्न, अंतिम सवाल। बेगूसराय दूसरा नंबर ये इंडस्ट्रियल कैपिटल है। यहाँ का एक क्षेत्र था देवना, जहाँ 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां थी, और वो फैक्ट्रियां करीब करीब बंद होकर अभी 10 के कगार पे आ गई है। हमारे पास दूसरा धरोहर था IOCL, उसका भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम होते जा रही है, बंद होते जा रही है। तो इस पे आपकी, और सामने एक और पार्टी आ रही है पुलरल्स, कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छा ग्राउंड दिख रही है अभी, और वो सभी मुद्दा को छोड़ के बस इन्हीं मुद्दा के सामने आ रही है। तो उसके साथ और आप भी बिल्कुल अभी राजनीति में फिर से एक नए चेहरे के रूप में, फिर से एक नई पार्टी के रूप में आ रहे हैं, तो आपका और उसमें क्या कंपटीशन हो सकता है? देखिए, जब बरसात आती है तो बरसाती मेढक आते हैं, तो मैं पुलवर्स या जो भी पार्टी हो, मैं उसे सिर्फ बरसाती मेढक ही कह सकता हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा अपनी धरोहर को बचाने के लिए मतलब उन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी का क्या किया, या मतलब जो है नहीं तो आज ये पार्टी देश की सबसे पहले पुरानी राजनीतिक रजिस्टर्ड पार्टी है, तो यह बहुत फली फूली होती, ठीक है। लेकिन उन्होंने लीगल मुद्दाएं को उठाया, चाहे जो भी हमारे पदाधिकारी हों, अभी भी वर्तमान पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी, तो उन्होंने अपने देश की लीगल मुद्दाओं को उठाया। ये पार्टी जो नई बरसाती मेढक की तरह उछल पुछल कर रहे हैं, वो कहीं ना कोई बस सिर्फ चुनाव तक है, और चुनाव के बाद ये दिखेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैंने ऐसा बहुत सी पार्टी को देखा है। और अखिल भारत हिंदू महासभा रोजगार की भी बात करती है, अखिल भारत हिंदू महासभा छात्र की भी बात करती है, अखिल भारत हिंदू महासभा मजदूर की भी बात करती है। मैं अपने निजी स्तर से स्वरोजगार योजना भी चला हैं, एक हद तक सफल भी है। अभी अखिल भारत हिंदू महासभा फिर एक नया काम करने जा रही है, पूरे गांव घूम करके मतलब जो है स्वरोजगार योजना चला रही है। उसमें बेरोजगार युवकों को उठाया जा रहा है, और उनको सिर्फ कहीं बाहर जाने की नहीं, क्योंकि अभी जितने भी मतलब लतीफे लगे हैं कोरोना काल में बिहार के मजदूरों को जितने भी कोसे गए हैं, मैं मजदूर भाइयों से भी निवेदन करता हूं, एक बार हम लोगों पे विश्वास करें और उन्हें पुनः अपने जिले में, पुनः अपने राज्य में ही उनको काम दिया जाएगा। एक बार हम लोगों पे भरोसा करें। बाकी मैं आपको देख ही चुके हैं वर्तमान स्थिति क्या थी और क्या है। सीधे तौर पे ये समझ लें, जो लोकल पे वोकल जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उनका पार्टी करे या ना करे, उनकी सरकार करे या ना करे, हिंदू महासभा उसको सही सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं काट सकता, इस वजह से नहीं काट सकता क्योंकि मैं विपक्ष में हूँ, फिर भी वो
वो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मैं उनकी बातों को बात नहीं, मतलब कोई मायने नहीं रखता उनकी बातें, वो करें। लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा शुरू से ही तात्पर्य है, शुरू से ही तात्पर्य रहेगी और अब वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगी। तो हम लोगों ने एक मुहिम चला दिया है। मेरे लिए चुनाव कहीं कोई मायने नहीं रखता है, मेरे पार्टी के लिए चुनाव सरकार बनना कोई मायने नहीं रखता है, मजबूती मतलब दायित्व कहीं कोई मायने नहीं रखता है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक जमीन से जुड़ा हुआ, सबसे स्टार्टिंग से ही वीर सावरकर जी के ही समय से जमीन से जुड़े हुए काम कर रहे हैं और जमीन से जुड़े हुए कार्य करते रहेंगे। मजबूरी है चुनाव लड़ना और मैं लड़ूंगा भी और इससे कोई मायने नहीं रखता है। मैं हर मुद्दे को उठाऊंगा चाहे जैसे भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जल्द ही फिर से हमारे बेगूसराय के सांसद के रूप में हो और बेगूसराय की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सही ढंग से सबका समाधान निकाल सके। ये अमर भैया, इनके बारे में विशेष बताने की तो जरूरत नहीं है। अमर जी चुनाव के बाद हो, चुनाव से पहले हो, जिसमें चुनाव की कोई बात ही नहीं थी, उस समय से करीब 10 वर्षों से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं।